हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की इस सेशन में हम लोग आधुनिक कला के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ये प्रश्न आप जितने भी विजुअल आर्ट के स्टूडेंट हैं, फाइन आर्ट के स्टूडेंट हैं और आप लोग आर्ट टीचर के साथ साथ किसी भी आर्ट फाइन की एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे और सभी एग्ज़ाम में आप लोगों को कम से कम 5 सही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग मेरे साथ इस सेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर सॉल्व करिए और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इस सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि मुगल शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म हुआ। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं: पुनरुत्थान शैली, बाजार शैली, कंपनी शैली या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जिस प्रकार से मुगल शैली अपनी प्रभाव छोड़ी थी और मुगल शैली के पतन के बाद या अर्थात मुगल शैली के ह्रास के बाद जिस शैली ने भारत में एक नई कला के क्षेत्र में क्रांति पैदा किया उस शैली को हम लोग कंपनी शैली के नाम से जानते हैं। और इसका लिए बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हम लोग सी को टिक करेंगे, कंपनी शैली। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है कि कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र रहा। कंपनी शैली या पटना शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो पटना शैली या कंपनी शैली का जो मुख्य केंद्र था, ऑप्शन में दिया गया है लखनऊ, लाहौर, पटना या दिल्ली। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो पटना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दे रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है। तो कंपनी शैली का दूसरा नाम या अन्य जिस नाम से हम लोग जानते हैं, ऑप्शन में दिया गया है भारतीय शैली, पटना शैली, बंगाल शैली या बाजार शैली। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा पटना शैली, अर्थात ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट 4th नंबर का क्वेश्चन करा है कि पटना शैली के चित्रकार जो झुमक लाल थे, हुलास लाल थे, जयराम दास थे, ये लोग थे। इनके अतिरिक्त मुख्य चित्रकार कौन था। तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो सकता है। आप लोगों को एग्ज़ाम में भिन्न भिन्न पटना शैली के कलाकारों के बारे में भी पुटअप कर लिया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि पटना शैली के जो मुख्य चित्रकार कौन थे। ऑप्शन में सेवक राम, नयन सुख, अवनींद्रनाथ ठाकुर या इनमें से कोई नहीं दिया गया। तो पटना शैली की मुख्य चित्रकार जब भी प्रश्न में पुटअप करे तो इनके मुख्य चित्रकार जो थे वो सेवक राम को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग टिक करेंगे। साथ ही साथ इस प्रश्न के साथ आप लोग जो पटना शैली के चित्रकारों में झुमक लाल, हुलास लाल, जयराम को भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी चित्रकार किसे कहा जाता था। तो यहाँ पर कंपनी चित्रकार जिनको उपाधि से संबोधित करते थे उनकी कुछ विशेषताएं होती थी। ऑप्शन में दिया गया जो भारतीय चित्रों की भली भांति नकल कर लेते थे उनको कंपनी चित्रकार कहा जाता था, या ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि जो पाश्चात्य चित्रों की भली भांति नकल कर लेते थे उन्हें कंपनी चित्रकार के नाम से संबोधित किया जाता था, या काल्पनिक चित्रकारी में दक्ष होते थे उनको कंपनी शैली के चित्रकार कहा जाता था। ये इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी को हम लोग टिक करेंगे कि कंपनी चित्रकार की जो दर्जा उन्हें दी जाती थी कि जो भी यूरोपीय शैली के चित्रों को या पाश्चात्य चित्रों को भली भांति नकल कर लेते थे उन्हें कंपनी चित्रकार का दर्जा दिया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पटना शैली में बने चित्रों की प्रविधि को क्या कहा जाता। तो पटना शैली में जो चित्रों की प्रविधि थी, ऑप्शन में दिया गया है नीली स्याही कहा जाता था, काली स्याही कहा जाता था, या लाल स्याही कहा जाता था, या हरी स्याही आदि नामों से किसमें से बेस्ट ऑप्शन होगा। तो पटना शैली में जो बने चित्रों की प्रविधि को हम लोग कजली स्याही के नाम से संबोधित करते थे। तो ऑप्शन में डी को हम लोग टिक करेंगे, कजली स्याही। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे। इसको डबल स्टार करेंगे और अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि पटना शैली के अंतिम कलाकार कौन थे, अंतिम चित्रकार कौन थे।
ऑप्शन में दिया गया यामिनी राय, शिवलाल, राजा रवि वर्मा और ईश्वरी प्रसाद। तो पटना शैली के जो अंतिम कलाकार माने जाते हैं वो ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी शैली में कागज के अतिरिक्त किस धरातल पर चित्रण हुआ है। तो कंपनी शैली में जो धरातल या जो टेक्सचर लिया जाता था वो कागज पर कार्य किया जाता था, और कागज के अतिरिक्त और भी धरातल के रूप में जिसको यूज किया जाता था वो क्या था। ऑप्शन में अब्रक दिया गया और हाथी दांत दिया गया, कांस्य एवं पत्थर दिया गया, वस्त्र एवं काष्ठ दिया गया, इनमें से कोई नहीं। तो कंपनी शैली में अब्रक और हाथी के दांत के साथ साथ कागज पर भी अंकन देखने को मिलता है। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ए को टिक करेंगे, अब्रक एवं हाथी के दांत को। क्वेश्चन नंबर 9 है कि काली घाट या बाजार शैली का प्रचलन कहाँ से हुआ। तो काली घाट या बाजार शैली का जो प्रचलन या इसका प्रारंभ जो हम लोगों को देखने को मिलता है, ऑप्शन में दिया गया है मथुरा के बांके बिहारी मंदिर से, कलकत्ता के काली मंदिर से, कोणार्क के सूर्य मंदिर से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कलकत्ता का जो प्राचीन और प्रसिद्ध जो काली मंदिर है वहीं से काली घाट या बाजार शैली का प्रचलन माना जाता है। तो इसको नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि काली घाट के चित्रकार क्या कहलाते हैं। तो काली घाट के चित्रकारों को एक विशेष दर्जा दिया जाता था। ऑप्शन में दिया गया दरबारी चित्रकार, यक्ष चित्रकार, बौद्ध चित्रकार या पटुआ चित्रकार। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा पटुआ चित्रकार के नाम से संबोधित किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। तो काली घाट के कभी भी चित्रकार के बारे में पुटअप करें कि काली घाट के चित्रकार क्या कहलाते थे, तो वो पटुआ चित्रकार के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन है कि काली घाट शैली का चित्रण काल कब से कब तक रहा, अर्थात इसके टाइम पीरियड के बारे में कर रहा है कि काली घाट की जो कालावधि थी कब से कब तक रही थी। ऑप्शन में 1900 से लेके 1951 तक, 1832 से लेकर 1900 तक, या 1800 से लेके 1830 तक, या 1708 से लेकर 1810 ईस्वी तक। तो काली घाट शैली का जो चित्रण काल माना जाता है वो 1800 से लेकर 1830 तक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 1800 से लेकर 1830। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का है। क्वेश्चन कह रहा है कि काली घाट के मुख्य चित्रकार रहे। तो काली घाट के जो मुख्य चित्रकार जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं। ऑप्शन में दिया गया है एनसी घोष व केसी घोष, यामिनी राय और अमृता शेरगिल, सैयद हैदर रजा व एम.एफ. हुसैन, या इनमें से कोई नहीं। तो काली घाट के जो मुख्य चित्रकारों की श्रेणी में सबसे आगे माने जाते हैं उनको हम लोग एनसी घोष और केसी घोष के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि चित्रकार एनसी घोष से केसी घोष का क्या संबंध रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कलाकार हैं। तो एनसी घोष और केसी घोष एक भाई के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन में चाचा, पिता, भाई और मामा दिया गया है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी को टिक करेंगे, भाई के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या था। तो बंगाल शैली का दूसरा नाम क्या था, लोक शैली, बाजार शैली, ठाकुर शैली, या इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल शैली को हम लोग दूसरे अन्य नाम से जो है वो ठाकुर शैली के भी नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी को टिक करेंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि शास्त्रीय एवं भारतीय परंपरागत कला से प्रेरणा एवं नवीनता का समावेश की मूल भावना थी। तो शास्त्रीय एवं भारतीय जो परंपरागत कला से प्रेरणा एवं नवीनता का समावेश की जो मूल भावना थी वो ऑप्शन में बंगाल शैली दिया गया है, मुगल शैली दिया गया है, ईरानी शैली दिया गया है, या मधुबनी शैली दिया गया है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो थी बंगाल शैली। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। बंगाल शैली में शास्त्रीयता, भारतीयता और परंपरागत कला से जो भी प्रेरणा और नवीनता का समावेश हुआ उसी का माध्यम था कि भारतीय कला में एक नई क्रांति की रूप में कला में कार्य किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल शैली के मुख्य प्रणेता कौन थे। तो बंगाल शैली के जो मुख्य प्रणेता माने जाते हैं ऑप्शन के रूप में गगनेन्द्र नाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ टैगोर, छितेंद्र नाथ मजूमदार और अवनींद्र नाथ ठाकुर माने जाते हैं। तो इसमें से बंगाल शैली के मुख्य प्रणेता जब भी
प्रश्न पुटअप करें तो मुख्य प्रणेता उनके थे अवनींद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बंगाल शैली की प्रेरणा के प्रधान स्रोत थे। तो बंगाल शैली की प्रेरणा के प्रधान स्रोत ऑप्शन में जो भी दिए गए हैं, मधुबनी बूंदी लोक शैली थी, चंबा बसौली मंडी थी, अजंता मुगल राजस्थानी थी, या इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल शैली की प्रेरणा के प्रधान जो स्रोत माने जाते थे वो अजंता को माना जाता था, मुगल को माना जाता था और राजस्थानी को माना जाता था, जिससे बंगाल शैली की प्रेरणा के स्रोत बने थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि चीन, जापान, ईरान एवं यूरोप की कला का अप्रत्यक्ष प्रभाव किस शैली में दिखाई देता है। तो इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, राजस्थानी, मुगल, अपभ्रंश और बंगाल। तो चीन, जापान, ईरान एवं यूरोप की कला का अप्रत्यक्ष प्रभाव जिस शैली में दिखाई देता है उसको हम लोग बंगाल शैली के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि 1907 में अवनींद्रनाथ तथा गंगेन्द्रनाथ ने मिलकर कौन सी संस्था को स्थापित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा। उस संस्था के बारे में पुटअप कर रहा है जिस संस्था की स्थापना में अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने मिलकर उस संस्था को आगे बढ़ाया था, और वो संस्था बहुत ही विख्यात हुई थी जिसकी स्थापना 1907 ईस्वी में होती है। और अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1907 में कौन सी संस्था की स्थापना होती है। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जो होती है वो 1907 में होती है। तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसकी द्वारा किया गया था, और इसकी स्थापना के बारे में पुटअप कर लिया। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि बंगाल शैली के जो विषय जो थे क्या थे। यहाँ पर बंगाल शैली के जो विषय थे वो ऐतिहासिक विषय थे, पौराणिक विषय थे, ग्रामीण विषय थे, शहरी, प्राकृतिक दृश्य आदि का चित्रण हुआ। इन चित्रों में कौन सी विशेषता झलकती है। तो याद रखिएगा, जो भी बंगाल शैली की जो विषय थे जिसको लेकर कलाकारों ने कार्य किया था उसमें सबसे जरूरी और जो सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता जो झलकती है वो अपनी एक अलग थाट के लिए जानी जाती है। ऑप्शन में दिया गया धूमिल वर्ण एवं भावपूर्ण रेखा के लिए, चमकीले वर्ण एवं भावहीन रेखा के लिए, वर्ण रहित भावपूर्ण रेखा के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल शैली के जो सबसे विशेषता झलकती है वो धूमिल वर्ण और भावपूर्ण रेखा के लिए मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। 21 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि ईवी हैवल एवं अवनींद्रनाथ के संयुक्त प्रयास से भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में नया जीवन संचारित हो गया, वह कौन सी शैली थी। जरा ध्यान से सभी प्रश्न को ध्यान दीजिएगा कि ईवी हैवल और अवनींद्रनाथ टैगोर के जो साथ इन दोनों ने मिलकर जिस प्रकार से भारतीय चित्र में कला के क्षेत्र में एक नया जीवन और संचार का कला के क्षेत्र में प्रयोग किए थे, उससे जो भारतीय कला में एक नई क्रांति जो पैदा होती थी उसके लिए बेस्ट कौन सा ऑप्शन होगा। इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, कालीघाट शैली, बंगाल शैली, कंपनी शैली या लोक शैली। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो थी बंगाल शैली। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ओके। नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि बंगाल स्कूल अपनी विशेषता के लिए जानी जाती थी वो थी वास तकनीक का प्रयोग हुआ, और वास चित्रांकन के लिए कार्ट्रिज पेपर प्रयोग किया जाता था। यह कागज कहाँ से लाया जाता था या कहाँ से आता था या मंगाया जाता था। तो याद रखेंगे, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट छुपा है कि बंगाल स्कूल की सबसे बड़ी विशेषता थी वास तकनीक, और वास तकनीक में कौन सा पेपर प्रयोग होता था। तो कार्ट्रिज पेपर प्रयोग किया जाता था, और यह कार्ट्रिज पेपर कहाँ से आता था। तो ये इंग्लैंड से आता था। तो ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। 23 नंबर का क्वेश्चन का कि भारतीय शिल्प सडंग की रचयिता कौन थे। तो इसके लिए 4 विकल्प दिए गए, नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ ठाकुर, ईवी हैवल और आनंद कुमार स्वामी। तो भारतीय शिल्प सडंग के जो रचयिता माने जाते हैं वो अवनींद्रनाथ ठाकुर को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी को टिक करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बंगाल पट नामक पुस्तक किसने लिखी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है द बंगाल पट। और इस पुस्तक को लिखने वाले जो थे ऑप्शन में दिया गया आनंद कुमार स्वामी, ई.बी. हैबल, रविन्द्रनाथ टैगोर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ई.बी. हैबल साहब के द्वारा द बंगाल पट नामक पुस्तक को लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवनींद्र नाथ कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल कब बने थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। अवनींद्र नाथ जो थे वो कलकत्ता के आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल भी बने थे। ऑप्शन में दिया गया 1907 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 1905 ईस्वी में ये अवनींद्र नाथ टैगोर जी कलकत्ता आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल बने थे। तो 25 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है कि अभिसारिका, देवदासी, संथाल, युवती, बुद्ध और सुजाता, भारत माता, शकुंतला आदि चित्र किस कलाकार ने बनाया। तो ये देखिए वो कलाकार भी इम्पॉर्टेंट है और उन कलाकार के द्वारा जो प्रसिद्ध पेंटिंगें उल्लिखित की गई थी, जो रचित की गई थी वो इम्पॉर्टेंट है। तो इन सारी जो पेंटिंगों के अगर बारे में बात करें तो ये सारी पेंटिंगें जो है वो ऑप्शन में गगनेंद्र नाथ टैगोर, यामिनी राय, एम.एफ. हुसैन और अवनींद्र नाथ दिए गए। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो अवनींद्र नाथ ठाकुर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। और अवनींद्र नाथ ठाकुर के प्रसिद्ध पेंटिंगों में अभिसारिका, देवदासी, संथाल, युवती, बुद्ध और सुजाता, भारत माता, शकुंतला ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करेंगे। नेक्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन है कि ओकाकुरा जापान से भारत कब आए। एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि ओकाकुरा का संबंध कहाँ से है या ओकाकुरा कहाँ के निवासी थे। तो ओकाकुरा कहाँ के निवासी थे, तो ये जापान के थे। और इन्होंने जापान से भारत कब आए थे, तो इन्होंने भारत जब आए थे वो 1902 का समय था। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट 28 नंबर का है कि आइडियल्स ऑफ ईस्ट के लेखक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है। आइडियल्स ऑफ ईस्ट के लेखक कौन है। पर्सी ब्राउन, आनंद कुमार स्वामी, ओकाकुरा या इनमें से कोई नहीं। तो ओकाकुरा जब जापान से भारत आते हैं तो वो समय था 1902 का और ओकाकुरा के द्वारा ही आइडियल्स ऑफ ईस्ट पुस्तक को लिखी गई थी। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक पत्रिका जो भारतीय थी उसका आरंभ कब हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भारतीय पत्रिका जो है भारतीय, और इसका जो आरंभ माना जाता है ऑप्शन में दिया गया 1817 में, 1877 में, 1827 में या 1815 में। तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो हो जाएगा 1877 1877 में ऐतिहासिक पत्रिका भारती का आरंभ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। इस सेशन का इंपॉर्टेंट और लास्ट ऑप्शन हो जाएगा कि रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिस करते हैं और कंफ्यूजन के माध्यम से ये बहुत जो बुकों में कंफ्यूजन देता है। तो ये रूपम नामक जो है बहुत ही फेमस प्रसिद्ध कला की पत्रिका मानी जाती है, कला की पत्रिका। और इसका प्रकाशन जो होता है ऑप्शन में दिया गया 1818 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में या 1920 ईस्वी में या 1819 ईस्वी में। तो इसका प्रकाशन जो होता है वो 1919 ईस्वी में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी को टिक करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस सेशन में हम लोगों ने आधुनिक कला की श्रेणी में हम लोगों ने 30 क्वेश्चनों को सॉल्व किया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के रिक्वेस्ट होंगे तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा। हम लोग इसी प्रकार से एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।